पड़ेगा। अच्छा, तो आपको मैंने 2-3 चीजें बताई थी आयनिक इक्विलिब्रियम में। हाँ, मेरी क्रिसमस। जैने अभी एंटर कर रहा है क्या? ओके, तो हम पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, और इसमें हमने क्या था कल, क्या किस किस के बारे में जाना हमने, कि अगर एक क्विक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कि जहां पे देखोगे समझ जाना है आपको, ये एसिड होगा डेफिनेटली। ठीक है, और केबी जहां पे देखोगे आपको पता होना चाहिए कि केबी फॉर बेस। तो एक्सप्रेशन फॉर के ए में आपको मैंने ये भी बताया था, यही भी बताऊंगी सारी चीजें अभी, अल्फा वगैरह एक तो मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगी अभी। क्लियर ना? तो के ए क्या होता है? के का मतलब एसिड हो गया। पहली बात ध्यान देना है आपको, किन किन चीजों पे ध्यान देना है। ए फॉर एसिड, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड के बारे में अब का उसका एक्सप्रेशन निकालने वाली हूं मैं। दूसरी बात बिकॉज के ए है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो होगा नहीं। आपको मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कभी इक्विलिब्रियम में जाता ही नहीं है। मैं HCl H2SO4 लूंगी तो वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो के फॉर वीक एसिड, तो लेट्स टेक अ वीक एसिड। मैं एक वीक एसिड ले लेती हूँ, और उसको मैं क्या करती हूँ, आइदर मैं यहाँ पे वाटर डाल सकती हूँ यहाँ पे साथ में, या फिर वाटर को नहीं डाल के मैं एक्वस लिख सकती हूँ। आपको कल मैंने बताया था वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट हियर, वाटर इज अ सॉल्वेंट हियर। तो वाटर को एक्सप्रेशन में लिया नहीं जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा जो सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। सोल्यूट अगर है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसको एक्सप्रेशन में लिया नहीं जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे दे रहा है, अच्छा बिकॉज मैंने एक्वस लिया है, मैंने यहाँ पे H2O+ डाल सकती हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे H+ पे डालूंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये H+ रिलीज कर रहा है तो मैं डाल सकती हूँ। बिकॉज H+ अकेला रह नहीं सकता है, एग्जिस्ट करता नहीं है, इंडिपेंडेंट डिस्टेंस नहीं है, तो मैं उसे इस फॉर्म में डालती हूँ। क्लियर है? अच्छा, जब हमने इसका एक्सप्रेशन देखा तो क्या देखा हमने कि ये वीक एसिड है। अच्छा, Ka का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? CH3COO- का कंसंट्रेशन इनटू H3O+ का कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय ये जो मेरा है ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे CH3COOH का कंसंट्रेशन। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, उसको कौन सी यूनिट में मेजर करा जाता है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर हम मेजर करते हैं। क्लियर है? अच्छा, और आपको मैंने ये भी बताया है कि वो के इसलिए मैंने डबल हेडेड एरो दिया है, बिकॉज क्यों मैंने यहाँ पे डबल हेडेड एरो दिया? बिकॉज ये पूरा आयनाइज नहीं होगा। अगर मैं 100% लूंगी तो उसमें से 30, 40, 50, 60% आयनाइज होगा, वीक एसिड है। तो अगर वो आयनाइज कम होता है तो ये आयंस भी कम प्रोड्यूस होंगे। क्लियर ना? ठीक है, अगर ज्यादा आयनाइज होगा तो ये ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, बट 100% आयनाइज कभी भी नहीं होगा। अगर 100% आयनाइज होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है? अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन इसका आपका आ चुका है, और आपको ये भी मैंने बताया था कि के का वैल्यू जितना लार्जर होगा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मैं आपको यहाँ पे और भी बता देती हूँ, ये शॉर्ट है, आप इसे नोट डाउन सारे कर सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड प्रोपोर्शनल टू के ए। के ए अगर ज्यादा है या बड़ा वैल्यू है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एसिड का, ये आपको मैंने कल बताया था। अच्छा, सिमिलरली, अच्छा अब आज मैं आपको क्या बताऊंगी, ये जो मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ कि कम आयनाइज होगा, थोड़ा सा आयनाइज होगा। ठीक है, ये जो आयनाइज हो रहा है, कितना आयनाइज होगा उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन है कि हमें पता चलेगा 30% आयनाइज हो रहा है या 40% आयनाइज हो रहा है या 60%, 70% आयनाइज हो रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है कि हमें पता चले आयनाइजेशन कौन से लेवल की है। तो आज हम उससे वही पढ़ेंगे, किसे हम कहते हैं अल्फा कहते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी। थोड़ा सा मैं दूसरे एक्सप्रेशन फॉर केबी में चली जाती हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगी। ठीक है? मैम नाउ डेट एक्सप्रेशन चेंज कर फॉर, लो। ओहो 25,
एक्सप्रेशन फॉर केबी। अच्छा, जब केबी के बारे में सोचते हैं तो हम कौन से बेस के बारे में सोचते हैं? वीक बेस। सो लेट मी टेक अ वीक बेस हियर, NH4OH, इट्स अ वीक बेस। मैं इसको एक्वस में पानी में डाल दिया है मैंने, और पानी में डालने के बाद ये डिसोसिएट होके NH4 प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया है, एंड दैट दोनों एक्वस है, एंड दिस इज अ वीक बेस। अब मैं यहाँ पे Kb का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी? व्हाट मस्ट बी द एक्सप्रेशन फॉर Kb? कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, और सारे मोल पर लीटर में जाएंगे, सारे मोल पर लीटर में जाएंगे। ठीक है, ये मेरा Kb का वैल्यू है। अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, एंड सेकंड जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज प्रोपोर्शनल टू Kb। प्रोपोर्शनल टू Kb। ठीक है, ओके। आज आने दो बच्चों को, शाम को मुझे बात करनी है उनसे कि बच्चे कम क्यों आ रहे हैं। अगर है तो चलो मैं मानती हूँ कि स्कूल का एग्जाम है, बट दिस इज नॉट द वे। तब कल मैंने आपको बार बार पूछा था कि कितने बच्चे आओगे, कौन कौन। आज आपने देखा होगा मैंने मैसेज भी डाला था कि इफ एनीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम यू कैन इन्फॉर्म मी। यस मैम, डाला था आपने। हाँ, तो आपका काम है, आपको मैं इतना फ्रीडम दे रही हूँ कि आप मुझे बोलोगे नहीं मैम मैं कल थोड़ा आ नहीं सकता और मुझे ये दिक्कत है। लेट मी स्पीक। आई मीन आप मुझे बताओ तो सही कि आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में। आप क्या सोच रहे हो? आप रिकॉर्डिंग सुन के एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा सोच रहे हो क्या? कि रिकॉर्डिंग में अगर सारे बच्चे कर लेते ना तो यूट्यूब पढ़ के सारे बच्चे मास्टर बन जाते। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग उस टाइम के लिए चाहिए होता है जब आप बहुत अर्जेंसी में हो, यू कैन नॉट जॉइन द क्लास, उस टाइम रिकॉर्डिंग की प्रोविजन होनी चाहिए कि आप उसे देख सकते हो। नॉर्मली दिस इज नॉट द वे। ओके, अच्छा केबी मैंने यहाँ पे दे दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे कितना आयनाइजेशन चलेगा कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, डिसाइड कौन करता है? बेसिकली मैं यहाँ पे आपको अभी बताऊंगी। जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और यू कैन कॉल इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो मुझे ये बताएगा कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, और उसका एक्सप्रेशन जानेंगे कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक आपको बता देती हूँ। मान लो मैंने इसे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे दोबारा से लिख देती हूँ। और इसने दिया है CH3CaO माइनस प्लस, ये आपका आ गया है H3O प्लस। ठीक है, मान लो मैंने ये 10 मोल लिया है, 10 मोल लिया, 10 मोल मैंने इसको लिया है, और मुझे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मुझे क्या मिला है? ये मिला है मुझे 3 मोल, और ये भी मिला मुझे 3 मोल। अब आप मुझे बताओ कि कितना मोल डिसोसिएट हुआ होगा, आयनाइज हुआ होगा, सो दैट मुझे 3 मोल और 3 मोल मिल गया। मैंने टोटल 10 मोल लिए हैं। 30%। हाँ यस, 30% डिसोसिएशन उसका जा रहा है, तो 3 मोल डिसोसिएट हुआ होगा। राइट, 3 मोल यहाँ पे डिसोसिएट हो गया होगा। 10 मोल में से ओनली 3 मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे आयनाइज हो रहा है, और 3 मोल एनायन और 3 मोल कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब इसका डिग्री पूछा जाएगा तो क्या बोलते हैं? डिग्री का मतलब होता है कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है या आयनाइज हो रहा है, दैट इज डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपको बताऊंगी डिग्री को लिखते हैं अल्फा, लिखते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है। 10 मोल था, 3 मोल डिसोसिएट हो गया, तो 3/10 is equal to 0.3 is the degree of dissociation, isn't it? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है? 10 में से 3 डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/10 डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर मैं फ्रैक्शन में निकालूंगी तो 0.3 बनेगा, और अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगी तो ये बन जाएगा 0.3 into 100 is equal to 30%, isn't it? ठीक है? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको
इसको रख करती हूँ और आपको अल्फा का डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाए तो किस तरीके से हम उसे लिखेंगे। सो आप अगर ये लिख दिया है तो फिर आप यस मैम। अच्छा, ये डिग्री जो है ये आपको तो बार बार आपके पास आएगा। ये डिग्री क्यों आएगा? 12th में तो पूरे डिग्री का कैलकुलेशन है। आप सॉल्यूशन चैप्टर में ले लो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले लो, व्हेरेवर यू गो, अल्फा का आपको रिक्वायरमेंट है हमेशा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। जस्ट थोड़ा सा मैं एक ले रही हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, अब हम चलेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। or you can call it dissociation. अल्फा इसका रिप्रेजेंटेशन है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन को हम अल्फा के थ्रू डिनोट करते हैं। एंड हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट डाउन, it is defined as the fraction of molecules ठीक है। It is defined as the fraction of molecules of a weak acid or base, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए अल्फा तो निकलेगा ही नहीं ना। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए अल्फा 1 है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए अल्फा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। क्लियर है? तो अल्फा कहाँ पे निकाला जाता है? It is defined as the fraction of molecules of a weak acid or base, it may be, that undergoes ionization in aqueous solution. That means अल्फा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हम चलेंगे नंबर, आई मीन number of molecules ionized divided by total number of molecules. कितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिया था और कितने मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है, इन दोनों को रेशियो को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो व्हाट इज अल्फा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, कितने मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं और कितने मैंने लिया था। अभी इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि मैंने 10 मोल लिया था, उसमें से 3 मोल जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं, तो द रेशियो इज 3/10। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होता है? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मुझे सोचना नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू 1, पूरा डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन जाएगा। अगर मैं 10 मोल लूंगी तो 10 मोल डिसोसिएट करेगा, मतलब रेशियो क्या बनेगा? 10/10, 10/10, 1 आ जाएगा पूरा। For weak acid or weak base, alpha is much less than 1। ध्यान रहे, अल्फा बहुत छोटा हो जाता है वीक एसिड और वीक बेस के लिए, क्योंकि आयनाइजेशन वीक एसिड के केस में आपको मैं बता रही हूँ ना 70% आयनाइजेशन तो कभी नहीं होता। कितना जाता है लगभग? अगर वीक एसिड और वीक बेस का रहेगा तो कितना जाएगा? 0.3, 0.4, 0.5,
इस तरीके से आयनाइजेशन उसका चलता है, इवन लेस चलता है, 0.2 0.1 आयनाइजेशन चलेगा, बहुत कम आयनाइजेशन चलता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इसे तो मैं 1 मानूंगी। फॉर वीक एसिड और वीक बेस अगर मैं लेती हूँ तो दिस इज मच लेस देन 1। तो इस केस में बिकॉज ये अल्फा जो है 1 से बहुत छोटा है, मैं अल्फा को नेग्लेक्ट भी कई बार कर सकती हूँ। एंड डिपेंड्स कि मैं अल्फा को नेग्लेक्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, उसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू आपको मैं दे दूंगी। अगर वो वैल्यू में आता है तो ध्यान रहे अल्फा को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा मैं अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ, डिपेंड करता है कि 1 से कितना छोटा है अल्फा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट माय अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा, अब ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ये केबी के साथ कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे एक्सप्रेशन बताती हूँ मैं आपको, और उसके बाद इसको फिर हम प्रूफ करेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वैल्यू जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अल्फा किस तरीके से हम निकालते हैं? नहीं डाउट है ना? नो मैम। अच्छा, तो अगर मैं वीक एसिड के लिए लेती हूँ, फॉर वीक एसिड, में क्या करूंगी, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी। ये रिलेशन से जुड़ता है अल्फा के और सी के साथ। फिर इसे दोबारा हम फिर से ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में फिर से दोबारा पढ़ेंगे इसे, जहां पे के जो है आपको पता है आयनाइजेशन कांस्टेंट के, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। सी जो है वो कंसेंट्रेशन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। सी इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन हियर, जो कंसेंट्रेशन से मैंने 10 मोल लिया था, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन को सी कहते हैं। मैंने कितना लिया है स्टार्टिंग में, this is my concentration, initial concentration, this is my ionization constant, here alpha is the degree of ionization जो आपने निकाला है। और for which base हम अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल, कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है, kb by c, k के बदले मैंने kb ले लिया है। आज हम डिराइव करेंगे ये रिलेशन कैसे आ रहा है, कैसे डिराइव करेंगे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम इसे डिराइव करेंगे ये दोनों रिलेशन को। क्लियर है? तो अगर आपने ये कर दिया है तो फिर हम चलेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे चलेंगे। मैम रूट अंडर पूरे में है ना? पूरे 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 नीचे तक है। यस मैम, डन हो गया। ठीक है, डन है। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको लेके जाऊंगी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जहां पे हम बेसिकली मोनोबेसिक एसिड हो गया या मोनो एसिडिक बेस हो गया, हम उसके लिए वो लॉ देखेंगे कि किस तरीके से डेरिवेशन क्या हो रहा है, उसमें जाएंगे। और दोनों आपको बता दूंगी, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड भी ले लेंगे और वीक बेस भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसे फिर आप खोलो, फिर डन है। यस मैम। यस मैम। आज अभी अनलिमिटेड चल रहा है या क्या है देखना, मुझे बताना एक बार, जस्ट जस्ट अ मिनट। जस्ट कोई बुला रहा है, अभी मैं देख के आ रही हूं, बस। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं इसे, और दोनों आपको बताऊंगी मैं, बताऊंगी विक एसिड के लिए भी अभी हम पढ़ेंगे और विक बेस के लिए भी जान लेते हैं क्या होता है। मैम अनलिमिटेड है। हाँ क्योंकि अभी तक दिखा तो नहीं रहा है उसका कुछ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसका डाइल्यूशन का मतलब है डाइल्यूट करना। अगर मैं कोई भी विक एसिड या विक बेस को डाइल्यूट करती हूँ तो डाइल्यूट करने पर कितना आयनाइजेशन दिखाएगा, और उसके ऊपर ये लॉ बना है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये दोनों के लिए कॉमन होता है, बट मैं सबसे पहले विक एसिड के लिए बताऊंगी, फिर मैं विक बेस के लिए पढ़ाऊंगी आपको। पता होना चाहिए कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है।
अच्छा, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, दिस लॉ स्टेट्स दैट, हम अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम इसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ये लॉ क्या बताता है कि कोई भी वीक एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है अल्फा, that is inversely proportional to its concentration, initial concentration. So write down the law, उसके बाद हम इसे डिराइव करेंगे। This law states that for just a minute. This law states that for a monobasic acid, for a monobasic acid, अगर आप, अच्छा आपको कोई आइडिया है व्हाट इज मोनोबेसिक, व्हाट इज डाइबेसिक, कोई आइडिया है आपको? मैंने आपको कभी पढ़ाया है ये, पहले हमने कहीं पढ़ा है? मोनो एसिडिक क्या है, मोनोबेसिक क्या है, डाई एसिडिक क्या है, डाई बेसिक क्या है? आई थिंक आपको मैंने शायद पढ़ाया था, ये कहाँ पे पढ़ाया था, बोल कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आपको मैंने पढ़ाया होगा डेफिनेटली। मैम मोनो तो सिंगल होता है ना? सिंगल, तो आप इसमें आएंगे क्योंकि ये कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ मोनोबेसिक एसिड, वीक एसिड, फॉर अ मोनोबेसिक weak acid, the degree of ionization alpha is inversely proportional to the हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, इट विल बी बेटर। सो दिस इज द लॉ, थोड़ा हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ मोनोबेसिक वीक एसिड, ये लॉ डाइबेसिक ट्राइबेसिक के लिए भी यूज होता है। ये जो लॉ है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये आप डाइबेसिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड के लिए भी यूज करोगे, ठीक है। बट आपके सिलेबस में अभी खाली मोनोबेसिक वीक एसिड है। एंट्रेंस वाले बच्चों को ये डाइबेसिक ट्राइबेसिक की खुद निकाल सकते हो, डेरिवेशन है, अपनी मर्जी से आप निकालोगे। मैं आपको तरीका बता दूंगी एंट्रेंस वाले बच्चों को कि अगर मोनोबेसिक के अलावा और कुछ होता है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना। तो अभी हम मोनोबेसिक एसिड के लिए पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ते हैं, आगे फिर देख लेंगे जो स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन होगा देखेंगे बाद में, ठीक है। तो फॉर monobasic weak acid, the degree of ionization alpha is inversely proportional to the initial concentration C. अगर मैंने weak acid का initial concentration को C लिया है, alpha is equal to root over of Ka by C. और आप साफ देख रहे हो यहाँ पे कि it is inversely proportional to C. स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, क्या है वो बाद में जानेंगे। अभी तक इतना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, यस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। बिकॉज मोनोबेसिक एसिड आप यहाँ पे एक टर्म आउट भी जोड़ सकते हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ सी, रूट ऑफ सी, ये रूट आ जाएगा ना, पूरा रूट आ जाएगा। बट अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी लिखते हो, ये अंडरस्टूड है कि इनवर्स रिलेशन दिखाएंगे, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, क्लियर है, ओके। अच्छा अब हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इस डायल्यूशन लॉ को प्रूफ करेंगे, और हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ पे थोड़ा हम और भी ये लिख देते हैं, हियर अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन and here Ka is ionization constant of acid and C is initial concentration, ठीक है। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। सो लेट्स टेक अ वीक एसिड ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीक एसिड में सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कराती हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्वस लिख दिया है, और ये क्या देता है CH3COO माइनस एक्वस प्लस
H3O प्लस। अच्छा क्या कहते हैं H3O प्लस को? आपको मैंने बताया था व्हाट इज दिस कॉल्ड। H3O प्लस इज द, बताया था मैंने, हाइड्रोनियम आयन। H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं, H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं, और बिकॉज H प्लस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। तो दिस इज माय हाइड्रोनियम आयन, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन आएगा H प्लस का कंसंट्रेशन वही बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, इसमें कैलकुलेशन पे चलते हैं, वहां पे कैलकुलेशन डेरिवेशन में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे चलते हैं इनिशियल। मान लो इनिशियली अगर मैं लेती हूँ, मैंने सी कंसंट्रेशन लिया है, आपको पता है मैंने सी कंसंट्रेशन मुझे इनिशियली लेना है। जब मैं सी कंसंट्रेशन इनिशियली लूंगी तो ये कितना बना होगा, इजंट इट 0 0 बनेगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम में चली गई हूँ, अभी मैं इक्विलिब्रियम में चली गई हूँ, ये इक्विलिब्रियम है ना, ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में मेरा क्या होता है, मान लो अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका अल्फा है। अच्छा तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, कितना आयनाइज हो जाएगा, सी अल्फा आयनाइज हो जाएगा। अगर अल्फा इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है, सॉरी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है, मतलब अल्फा फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हो गया है, तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, सी का अल्फा फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सी अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ मेरे पास 10 मोल इनिशियल है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, 10 मोल मैं दे रही हूँ, और मेरे पास जो डिग्री है वो 0.2 है, अल्फा यहाँ पे 0.2 है। अब आप मुझे बताओ कितने मोल डिसोसिएट हो जाएंगे, 10 मोल है और अल्फा 0.2 है, तो कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं मैम 2 मोल। कैसे पता चला, सी अल्फा इज इक्वल टू सी इज 10 इंटू अल्फा इज 0.2, कितना बन रहा है मुझे बताओ, इज इट 2? यस मैम। ठीक है। तो अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन मिला हुआ है और मेरे पास अल्फा है, तो मैं आयनाइजेशन कितना मोल हो रहा है कैसे डिसाइड करती हूँ, थ्रू द फॉर्मूला ऑफ सी अल्फा। मतलब अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 0.2 है और अगर ये C10 है, तो 2 मोल डिसोसिएट करेंगे, कैसे पता चला, सी अल्फा, सी इंटू अल्फा, सी इंटू अल्फा, आई गॉट 2। तो यहाँ पे अगर अल्फा आपको मिला हुआ है, मान लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, सी आपको मिला हुआ है, तो डिसोसिएट कितना हो गया, सी अल्फा, अभी बताया मैंने, सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, इजंट इट, सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अच्छा अगर सी अल्फा डिसोसिएट होता है तो बनेगा कितना, सी अल्फा, स्टोइकियोमेट्री 1 है, देखो सबके स्टोइकियोमेट्री 1 है, ठीक है। अगर सी अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा तो सी अल्फा बनेगा एंड सी अल्फा बनेगा, इजंट इट। मैंने आपको बताया कि मेरे पास ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक है मेरे पास, एक एसिड है, कुछ कोई भी आप एसिड ले लो, कोई भी आप एसिड ले लो, H2SO, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक्सप्लेन करूंगी इसे कि कैसे आया ये। अगर इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि अगर सी मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है और अल्फा अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो डिसोसिएट कितना करता है, आयनाइज, फॉर एग्जांपल मुझे बताना पड़ेगा शायद यहाँ पे, ये डिसोसिएट हो रहा है, आर यू गेटिंग, ये डिसोसिएट हो रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे 10 मोल ले लिया है, ठीक है, ओके, मान लो मैंने इसका 10 मोल ले लिया है और मुझे यहाँ पे अल्फा मिल चुका है 0.2, जो मैंने अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। अच्छा तो कितना मोल डिसोसिएट हो जाएगा, अगर 10 मोल मैंने लिया है और अगर अल्फा 0.2 तो 2 मोल, अभी आपने निकाला था कि ये 2 मोल डिसोसिएट हो जाएगा थ्रू द फॉर्मूला सी अल्फा। अगर 2 मोल डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, मान लो 2 मोल डिसोसिएट हो गया तो CH3CO माइनस कितना बनेगा और H प्लस कितना बनेगा,
2 मोल नहीं बनेगा। यस मैम। 2 मोल 10 मोल, 2 मोल अगर डिसोसिएट करूंगी तो ये 2 मोल बनेगा। आया कहां से? यहाँ से तो आया है। इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो अगर 2 मोल खत्म होगा तो यहाँ पे 2 मोल बनेगा और 2 मोल यहाँ पे भी बनेगा। जितना डिसोसिएट होगा उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सी अल्फा खत्म हुआ होगा या सी अल्फा अगर आयनाइज हुआ होगा तो सी अल्फा बनेगा। अगर सी अल्फा यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे सी अल्फा बन चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सी अल्फा मेरा खत्म हुआ है। तो मेरा बचेगा कितना? सी माइनस सी अल्फा, इजंट इट? यस मैम। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर डन है तो सीधा बोलना यस मैम डन है। डन है किसी को मैम। डर नहीं, हाँ किसी को अगर डर नहीं है या दिक्कत है तो सीधा बोलना है, नहीं आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है? ओके, तो सी अगर है इनिशियल लिया है तो 0 0 है। सी अल्फा मेरा बन चुका है। अब हम चलते हैं कि सी अगर अल्फा खत्म हो गया यहाँ पे तो सी अल्फा ये हमेशा, मान लो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 होगा और यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्री होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो फिर ये सी अल्फा नहीं होगा, 2 सी अल्फा होगा। स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से हम चलते हैं जैसे आपको केमिकल में पढ़ाया था। तो सी माइनस सी अल्फा ये बच गया है मेरा। अब आप मुझे बताओ, ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी एंड सी अल्फा और ये सारे मोल पर लीटर में है, ये सारे के सारे मोल पर लीटर में है। अब आप मुझे बताओ इसके लिए अगर मैं Ka निकालूंगी बिकॉज दिस इज एन एसिड, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसका कंसंट्रेशन CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन इनटू H3O प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH का कंसंट्रेशन। अब आप मुझे इसका वैल्यू डालो यहाँ पे। इसका वैल्यू में क्या डालूंगी? सी अल्फा डालूंगी। इक्विलिब्रियम वाला स्टेट लिया जाता है, तो दिस इज माय सी अल्फा इनटू ये भी सी अल्फा है इनटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा? सी इनटू सी। सी माइनस सी अल्फा को मैं सी को कॉमन ले सकती हूँ। मैम शाम को भी क्लास है ना? है। अभी तक पूरा है शाम को क्लास, और अगर बाई चांस ऐसा होता है मिस करनी होगी तो बताओ। मैम एंट्रेंस की क्लास के बारे में बात कर रहे होगे ना? नहीं, सीबीएसई की क्लास आपकी क्लास भी फ्राइडे है? शाम को है। अच्छा मैम, आपने आप एक्स्ट्रा क्लास ली है क्या सुबह? ये तो एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा ओके, सिलेबस मुझे लगा खत्म कि कराना है एंट्रेंस की थोड़ा क्लास सा। के बारे में बात कर रहे होगे आप। हाँ नहीं, बच्चों के अभी एग्जाम वगैरह आने वाला है तो थोड़ा सा मुझे जंप करना पड़ेगा अभी। सो सी माइनस सी अल्फा, अगर सी कॉमन लेते तो सी इंटू 1 माइनस अल्फा आ जाएगा कि नहीं? ये तो इसके बदले देख लो, कहीं दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं। I can write here like this, c into 1 minus alpha. अब ये c कैंसिल हो जाएगा and what I will get is c alpha square by 1 minus alpha, isn't it? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था आयनाइजेशन, तो यहाँ पे ये बताया था कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक एसिड वीक बेस के लिए इट इज मच लेस देन 1, बताया था मैंने आपको, बट अल्फा इज मच लेस देन 1। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब वीक एसिड के लिए अल्फा जो होता है बेसिक तो बहुत वीक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड है, काफी वीक एसिड है, तो इसके लिए क्या है? अल्फा इज मच लेस देन 1, और जहां पे अल्फा इज मच लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बोलो। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है, मान लो आपको मैं बोलूंगी 100 माइनस 0.01, और इसको अगर मैं लिखूंगी कि इक्विवेलेंट टू 100, तो इजंट इट राइट? ये सही है कि नहीं? देख लो एक बार। यस मैम ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल तो दिया नहीं है, मैंने दिया है ये लगभग ऑलमोस्ट एज्यूम टू बी, इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल, एज्यूम टू बी इक्वल। ठीक है, तो अगर ये बहुत छोटा है तो मैं इसको 100 लिख सकती हूँ, चलेगा? कितना आएगा? 99.99, वेरी बहुत डिफरेंस नहीं है 100 से 100 से, 99.99 आएगा। आई कैन राइट लाइक दैट।
ठीक है, तो दैट्स व्हाई वीक एसिड के लिए क्या होता है मेरा, अल्फा इज मच लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा को मैं 1 ले सकती हूँ, तो 1 माइनस अल्फा के बदले अगर मैं 1 डालूंगी, डाल सकती हूँ, यस 1 माइनस अल्फा इज 1, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 ले लिया है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, सो दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी है कि नहीं, देख लो, इजंट इट, देख लो, मैंने लिखा था के ए इज इक्वल टू, फाइनली आई गॉट दैट सी अल्फा स्क्वायर, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना बनेगा, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाई सी एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी, हेंस प्रूफ, मैंने ये जो डाइल्यूशन लॉ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये हमें प्रूफ करना है, आई गॉट इट देयर, क्लियर है, अच्छा, यहाँ पे आपको और दो चीजें भी आपको मिल सकते हैं, अगर आपको बोला जाएगा एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, क्या लिखोगे, सी अल्फा, सी अल्फा, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि CH3 COO माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे सी अल्फा है, और H3O प्लस का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे सी अल्फा है, यहाँ से मिल जाएगा मुझे दोनों के कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अगर आपके पास C है, अगर आपके पास अल्फा भी मिला हुआ है न्यूमेरिकल में, सीधा मल्टीप्लाई करो और कंसंट्रेशन निकाल दो, यू कैन राइट हियर CH3 COOH, आप इसको सीधा करोगे सी अल्फा, आपके पास सी कंसंट्रेशन, इसके न्यूमेरिकल जब आपको कराऊंगी ना तब पता चलेगा, अभी बस आप ये पढ़ते चलो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कैसे एक्सप्रेशन निकला, कौन से फॉर्मूला निकला, क्या है वो आप देख लो, न्यूमेरिकल जब आपको कराऊंगी ना सारे प्रॉपर आएंगे। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी निकाला है, सिमिलरली मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के बी बाई सी आएगा, कहाँ पे, अगर मैं विक बेस लूंगी, तो हम चलते हैं ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर विक बेस में चलते हैं। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा और भी बता देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैंने लिखवाया है, मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है ऐसा एक एसिड जो एक ही H प्लस को रिलीज कर सकता है, उससे ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता है, उसे हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये किस तरीके का एसिड है, और H2SO4 ये किस तरीके का एसिड है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl दोनों। स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, बट मैं आपको बोल रही हूँ मोनोबेसिक, और इन दोनों में मोनोबेसिक एसिड कौन है, मोनोबेसिक का मतलब होता है ऐसा एक एसिड जो एक ही H प्लस रिलीज करेगा, उससे ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता है, उसे हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब ये कितना H प्लस रिलीज करेगा, एक ही रिलीज करेगा ना, हाँ HCl, हाँ, ये कितना रिलीज करेगा, आप यहाँ से थोड़ी H को निकाल सकते हो, नॉट पॉसिबल। अगर एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ मिलता है आपको, या फिर कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड, ये एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन CH3COO माइनस एंड H प्लस, एक ही रिलीज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। अगर मैं डाइबेसिक एसिड लूंगी तो ये सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे, अगर मैं डाइबेसिक एसिड लूंगी तो ये सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे, एक्सप्रेशन पूरा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उन दोनों में ये कितना H प्लस रिलीज कर सकता है, ओनली वन, HCl कितना H प्लस रिलीज करेगा, ओनली वन H प्लस रिलीज करेगा, तो ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, ये कितना H प्लस रिलीज कर सकता है, H2SO4 दो H प्लस रिलीज कर सकता है, H2SO4 के पास टेंडेंसी है दो H प्लस रिलीज कर सकता है, तो इट इज अ डाइबेसिक एसिड। H3PO4, H3PO4 कितना हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, H3PO4 3, तो वो है ट्राइबेसिक एसिड।
ठीक है, तो ध्यान रहे मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है एक ही H+ रिलीज करने की टेंडेंसी जिसमें होती है, दैट इज मोनोबेसिक एसिड। तो ये मोनोबेसिक एसिड का केस है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तो आपको बता दिया है मैंने कि ये मोल पर लीटर में लिया जाता है, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम चलते हैं ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर विथ बेस। ठीक है, मैं रब करूं क्या, हो गया ये? यस मैम डन। क्या है ये, अनलिमिटेड है ना ये तो? नहीं मेरे ख्याल से है ना, यस टाइम मैम तो ओवर हो गया अनलिमिटेड है। है। हाँ ठीक है, आज अगर ये थोड़ा सा अगर हो जाता ना फिर हम न्यूमेरिकल कर सकते, पर न्यूमेरिकल तब करना बेटर रहेगा जब हम पीएच वगैरह पढ़ लेंगे, देन यू कैन डू न्यूमेरिकल। पीएच अगर पढ़ लेंगे तो हम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं आराम हम से। भी इसके लिए भी तो सेम ही होगा ना? क्या होगा, सेम कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। आप एक काम कर सकते हो, हाँ अभी कोई क्लास है निशु? मैम मेरे स्कूल में भी कोई सेशन चल रहा है, लाइव सेशन। मैम ने वो बोला है कि मीटिंग ज्वाइन करो फटाफट। ओहो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देख लो मैम मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख देख लूंगी, फिर आगे देख लूंगी, और डाउट होगा ठीक है तो मैं पूछ लूंगी फिर आपसे। ओके ओके थैंक यू अच्छा, मैम। ओके ओके। तो हमने अभी ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा वीक एसिड को लेके और हमने एक्सप्रेशन निकाला। सिमिलरली ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक बेस, आप कोई मुझे एक काम करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन आप खुद हैंडल कर सकते हो, डेफिनेशन कौन सा चेंज करेंगे आप एक बार एक काम करना, ऑस्ट्रो में बता देती हूँ। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दिस लॉ मैम स्टेट्स दैट एसिड की जगह बेस डाल देंगे। बस, और मोनो बेसिक एसिड की जगह पे मोनो एसिडिक बेस डालना है, उल्टा हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस। कैन यू राइट दैट, हो जाएगा? यस मैम डन हो जाएगा। बस हाँ हाँ हाँ, अगर आप खुद कर सकते हो तो मैं सीधे चलूंगी एक्सप्रेशन पे चलूंगी, क्यों डेफिनेशन लिखवाएंगे। मान लो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन, फॉर अ बेस, फॉर वीक बेस अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई सी, ये मुझे डिराइव करना है अभी, जहां पे Kb जो है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, Kb जो है बेस है, C is the concentration and alpha is the degree of ionization, डिग्री, ठीक है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब हम चलते हैं एक वीक बेस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं NH4OH, एक वीक बेस है, इसको डिसोसिएट करा जाएगा NH4 प्लस H और OH माइनस H। एक्चुअली क्या है ये, इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नो नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल हियर, अब ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब मेरा काम है इसे इसका डिराइव करना, कैसे डिराइव करेंगे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को, और ये भी मोनो एसिडिक बेस है, ध्यान रहे ये मोनो एसिडिक बेस है, NH4OH, मोनोएसिडिक बेस। व्हाट डू वी मीन मोनोएसिडिक बेस? मोनोएसिडिक बेस का मतलब होता है एक ऐसा बेस जो एक ही OH माइनस रिलीज कर सकता है, उसे कहते हैं मोनो, यस, वन OH माइनस जो रिलीज करेगा हम उसे कहेंगे मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। अब आप प्लीज मुझे बताना ये क्या है, ये क्या है, BeOH twice, इट इज अ मैम बेस है। डाईएसिडिक बेस, इट इज अ डाईएसिडिक बेस, ये दो OH माइनस रिलीज करने का टेंडेंसी रखता है, तो इट इज अ डाईएसिडिक बेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रही हूँ ये खाली मोनोएसिडिक बेस के लिए बता रही हूँ, जो कि एक ही OH माइनस रिलीज करेगा। अगर इनिशियली ये C होगा तो ये 0 0 होगा अगेन, और एट इक्विलिब्रियम अगर मैं चलूं तो ये C माइनस
सी अल्फा, अल्फा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सी अल्फा बनेगा और यहाँ पे सी अल्फा बनेगा। आई कैन राइट हियर सी इंटू 1 माइनस अल्फा, मैं इसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सी अल्फा खत्म हुआ तो सी अल्फा बना, सी अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके लिए मैं के भी निकालूंगी, मान लो मुझे इसके लिए इक्विलिब्रियम में मुझे के भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका कंसेंट्रेशन राइट हियर और साथ में OH माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई आप ले लो यहाँ पे NH4OH का कंसेंट्रेशन। अगर भी लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगेन सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी कट हो जाएगा एंड आई गेट सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अगेन वही कंसेप्ट आएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी वीक बेस, तो यहाँ पे अल्फा इज मच लेस देन 1, so 1 minus alpha can be equalized to 1 minus alpha को आप इक्वलाइज कर देना, 1 पे चले जाना, so that implies AB is equal to C alpha square by 1 is equal to C alpha square, and that implies alpha is equal to root over of AB by C, ठीक है। एक्सप्रेशन वही है, उसका आपका डेरिवेशन भी एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ पे एट एनी स्टेज अगर आपको इक्विलिब्रियम में अगर आपको पूछा जाएगा कि NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है, तो हम क्या निकालते हैं, NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन C अल्फा एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन C अल्फा, आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे आप H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हो, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हो, OH माइनस को क्या कहते हो, OH माइनस को क्या कहा जाता है, किस तरीके क्या नाम है इसका, कौन सा आयन है ये, हाइड्रोक्सिल आयन। दिस इज माई मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपको क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, अगर आपको पता नहीं होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन किसे कहते हैं तो आप कैसे करोगे, लास्ट में पूछा जाएगा व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज हाइड्रोनियम, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन कैसे निकालते हैं, सी अल्फा, क्लियर है, ओके। तो हमने डेरिवेशन यहाँ तक प्रॉपर, हमने ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पूरा आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा नहीं कि पीएच के बारे में सुना है, पीएच, हैव यू हर्ड अबाउट पीएच, पीएच के बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, तो आज इवनिंग को, अभी थोड़ा सा मुझे और इसके बारे में बताना है आपको, इवनिंग को आज हम पीएच पढ़ेंगे। अगर मैं क्लास 100% लेने की चांसेस है, क्योंकि आपके सिलेबस के लिए मुझे क्लास लेनी पड़ेगी शाम को, ठीक है, तो मैं क्लास लूंगी और हम उसमें पीएच पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड पावर ऑफ पीओएच के बारे में भी जानेंगे, पीके के बारे में भी जानेंगे और पीकेबी के बारे में भी जानेंगे, सारे पावर के बारे में जानेंगे हम। पीएच रात को आज आपको पढ़ाऊंगी मैं, हम पीएच, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, और आप सबको आता है लॉग एंटी लॉग निकालना, पीएच, पीओएच, पीकेए, पीकेबी, मोस्टली ये चार आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, कैसे हम निकालेंगे और ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वो लाना पड़ेगा, आपके पास लॉग एंटी लॉग टेबल पड़ा है घर में, ऑल ऑफ यू हैव लॉग एंटी लॉग टेबल, हाँ सारे, तो एक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी मैं, लॉग 10 क्या होता है, लॉग 1 क्या होता है, लॉग 100 क्या होता है, मैम रात को कितने बजे क्लास, एनसीईआरटी में है मैम शायद से, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में ना बुक के पीछे लास्ट पेज में होता है टेबल, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लॉग टेबल के बिना भी कैलकुलेशन आपको सीख जाना पड़ेगा, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको हमेशा लॉग टेबल मिल जाएगा, तो ये मिनिमम कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, तो हम सारी चीजें जानेंगे,
आई टेल यू अबाउट एवरीथिंग कि मान लो आपके पास, आप वहां पे क्लास में क्या होता है, एग्जाम के टाइम में एक लॉक टेबल पूरे क्लासरूम में घूमता है। दिस इज द सिनेरियो एक्चुअली। अगर आप वेट करते रहोगे कि आपको लॉक टेबल मिलेगा और आप उसके बाद सॉल्व करोगे, उससे पहले अगर आप अपने आप सॉल्व कर लो तो इट्स बेटर। मैम हमारे में तो 25 आते हैं, 25 to 30 25 से 30 क्या होते हैं? लॉग टेबल मैम। हाँ, सबको प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबको इंडिविजुअल दे रहे हैं क्लासरूम के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो शॉर्टेज पड़ता है या 8-10 लेके और पूरे 40 बच्चों के क्लासरूम में घुमाएंगे तो ये मुश्किल हो सकता है आपको। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रहे, डिपेंडेंसी तो अच्छी नहीं होती ना। अगर हाँ ठीक है, अगर इसके अलावा लॉक टेबल के बिना अगर कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा फिर तो हमें लॉक टेबल चाहिए, 100% चाहिए। पर अगर लॉक टेबल के बिना आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज बेटर, इजंट इट? है ना? आप लॉक टेबल ठीक आपको मिल जाएगा, आपको दे देंगे, बट बाय चांस आपको कोई मेथड पता चल गया जैसे कि आप बिना लॉक टेबल का भी सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत आसपास के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा बट चलेगा, आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाएगा बट आप कर लोगे उससे, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लॉक टेबल शाम तक आज एक काम करना, आप लोग ना लॉक टेबल ले आना शाम को। आज लॉक टेबल आप अपने पास रखना, और बच्चे एक बार ये भी चेक कर लेना कि एनसीईआरटी के पीछे है क्या। अगर है तो आपको लाना भी नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी के पीछे होना चाहिए ब्लॉक टेबल वगैरह। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एसिड का पीएच? अच्छा मुझे और एक बात बताना, एसिड का पीएच ज्यादा होता है या बेस का पीएच ज्यादा होता है? मैम बेस का पीएच ज्यादा होता है, एसिड का कम होता है। बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, टोटल जो पीएच का लेवल है कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? मैम 1 से 14 तक। 1 से 14 तक रखा गया है। न्यूट्रल पीएच किसे कहते हैं? 7। 7 को, बहुत अच्छा। अच्छा, 7 के नीचे अगर मेरा पीएच आ गया तो हम क्या सोचेंगे, सब्सटेंस एसिड किस है। तरीके का सब्सटेंस है? एसिड है, एसिडिक सब्सटेंस है या एसिड है। अच्छा, और अगर पीएच अगर 7 से ज्यादा ऊपर उठ गया तो बेसिक हम है। उसे थोड़ा बेसिक मान लेते हैं। और अगर 10 से ज्यादा हो गया पीएच, पीएच अगर 10 से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा बेसिक है। हाँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और अगर हम मान लेंगे कि मेरा जो पीएच है मान लो 3 से कम हो गया या 2 से तो कम हो गया, तो स्ट्रॉन्ग ये एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में चला जाएगा। यस, ठीक है, तो उस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ये पीएच निकाला कैसे जाता है? ये पीएच जो आएगा ना सब यहाँ से निकलेगा, सब यहाँ से निकलने वाला। पीएच अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं उससे पहले आपने H2O प्लस का कंसंट्रेशन पढ़ा था, H2O प्लस का कंसंट्रेशन से मैं पीएच निकालूंगी। पीओएच कहाँ से निकालूंगी? OH के कंसंट्रेशन सी अल्फा से मैं पीओएच निकालूंगी। पी के कैसे निकालूंगी? ये जो के का वैल्यू आपको मिला था अभी, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था के वाला वैल्यू जो पढ़ाया था, के वैल्यू से पी के आएगा। और केवी का वैल्यू जो मैंने अभी निकाला, अभी एक्सप्रेशन दिया आपको केवी का ना, दिस सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आएगा मेरा पी केवी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए मैं इसे रब करती हूँ थोड़ा सा, अभी आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि पीएच तो मैं ही चाहती हूँ ना, बच्चे भी वैसे तो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको आगे थोड़ा सा ले लूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हैं आपको। तो इसे थोड़ा मैं रब करती हूँ पहले, हाँ, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। हो गया है ना? जैसे आपको यहाँ पे मिला है एक NH4OH है,
और एक है CH3NH2 है। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ दोनों के दोनों बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये प्रॉपर बेस है। प्रॉपर बेस इन द सेंस आर्नियस बेस है। ये OH माइनस देता है, इजंट इट? ये OH माइनस देता है कि नहीं देता है? ये आर्नियस बेस है ना। आर्नियस ने क्या बताया था, जो OH माइनस देता है वो आर्नियस बेस है। यस, वो बेस है, ये OH माइनस देता है। अब ये किस तरीके का बेस है? डाई ये आर्नियस बेस है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या 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 कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड बेस का? मैम एक्सेप्ट करता है H प्लस जो आयन। H प्लस एक्सेप्ट करता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ये आर्नियस बेस इसलिए है क्योंकि ये OH माइनस देता है और ये NH4 प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। ये क्या करेगा, ये CH3NH3 प्लस हो जाएगा जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये OH माइनस देगा H2O के साथ रिएक्शन दिखा के इसका इस तरीके का रिएक्शन बनेगा। ये एक्सेप्ट कर रहा है वाटर एक्वस सॉल्यूशन में और ये जो है वो डायरेक्टली OH माइनस दे रहा है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा अब इसका Kb मुझे मिला हुआ है और इसका भी मुझे Kb का वैल्यू मिला हुआ है। Kb का वैल्यू मुझे क्या मिला है, इसके बाद शायद आपको सीधा डायरेक्टली मुझे मिलाना पड़ेगा। 1.8 into 10 to the minus 5, 1.8 into 10 to the power minus 5 गिवन है ये, और ये है 4.4 into 10 to the minus 4, 4.4 into 10 to the power minus 4। आपको पूछा जाएगा which one is a strong base, which one is a strong base, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बोला जाएगा। ये है और ये है। अगर ऐसे वैल्यू आपको दे दिया मान लो और पूछा गया कि which out of this is a strong base, मैम CH3NH2। बहुत अच्छा, कैसे पता चला ये स्ट्रॉन्ग बेस है? मैम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb होता है। टू Kb, बहुत अच्छा, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। इन दोनों Kb में बड़ा Kb वैल्यू कौन सा है, ये बड़ा Kb वैल्यू, लार्जर वैल्यू 10 to the power -4 इसका है और 10 to the minus 5 इसका है, मतलब ये छोटा वैल्यू हो गया। ठीक है, ये बिगर लार्जर वैल्यू हो गया Kb जो है। अगर ये लार्जर वैल्यू है तो ये बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे आपको भी 1 मार्कर क्वेश्चन में दे सकते हैं, 2-3 चीजें लिख देंगे, बोलेंगे which out of this is a strong base, और स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड के लिए भी ऐसे कंसेप्ट आपका दे सकते हैं। क्लियर है? अच्छा अभी मैं आपको पीएच, फिर मेरा प्लान था भी पीएच पढ़ाऊं बट अभी बच्चे भी नहीं आए हैं। ठीक है, और पीएच के लिए थोड़ा टेबल वगैरह भी चाहिए और थोड़ा अगर हमारे पास टाइम हो ना तो हम पीएच बेटर पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीएच पढ़ाना है, पीओएच पढ़ाना है। ठीक है, तो नॉर्मल जो कंसेप्ट में पीएच का देती हूँ तो आपको थोड़ा बहुत वैल्यू लर्न करना पड़ेगा कि log 10 क्या होता है। पता है आपको log 10 क्या होता है? प्रॉपर जो है वो तो शाम को पढ़ाऊंगी आपको मैं, पीएच वाला क्या कैसे निकल। log 10 is 1, बहुत अच्छा, log 10 is 1। थोड़ा शाम को मुझे बताना है दोबारा ये। ठीक है, क्योंकि पीएच में लॉग का यूज है पूरा। ठीक है, अच्छा log 100 क्या होता है? मैम याद नहीं है Yes, अभी वैल्यू। बिल्कुल याद नहीं है ना, किसी को भी नहीं पता है log 100 क्या होता है? log 100 मैंने is लॉग पढ़ा ही नहीं है। 2। नहीं नहीं, ये पढ़ा है नहीं, ये इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है, ये आपका यूज है यहाँ पे। ठीक है, log 100 का वैल्यू 2। अगर मैं बोलूंगी log, ये पढ़ा ही नहीं है, आपने जो पढ़ा है बचपन में पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो मैं आपको जो पढ़ाना है बता दूंगी। अगर आपके मैथ्स में भी log है बट मुझे नहीं पता अभी तक आपने करा है कि नहीं, log वाला मैथ्स में जो है ये कैसे आएगा 1 2 3, आज शाम को बताऊंगी मैं कैसे क्या आता है। क्लियर है? आपको पूछेंगे log 1 क्या है, व्हाट इज log 1? log 1 क्या है? आपके स्कूल में अगर खत्म हो गया है तो टीचर ने डेफिनेटली पढ़ाए होंगे आपको।
log 10 क्या है, log 1000 कैसे निकालते हैं, log 1 is 0, log 1 is a 0, yes, क्लियर है। तो ये क्यों है, कैसे है, हाउ इज दिस, मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगी आपको, क्लियर ना, कैसे आ गया ये log 1 0 कैसे आ गया। तो ये सारी चीजों के बारे में शाम को जानेंगे। आप थोड़ा लॉग टेबल को रेडी करके रखना रात को, लॉग टेबल आज के लिए लॉग ही पढ़ेंगे, एंटीलॉग वगैरह जो है एंटीलॉग भी आप पढ़ सकते हो, बट एक साथ सारा करेंगे तो मुश्किल है, लॉग और एंटीलॉग पार्ट पार्ट करके करेंगे, ठीक है। ये सारे हम जानेंगे शाम को, हाँ, क्योंकि बाकी बच्चे फिर मिस करेंगे सारी चीजें जो है, ठीक है। तो कैसे आ गया, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि log 1 0 आ जाएगा, log 1000 जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। और आपको मेरे ख्याल से आपके मैथ में भी है, ये तो मुझे नहीं पता है कि 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, बट 12th में लॉगरिथम मैम। है, 12th में लॉगरिथम है, हाँ अच्छा ठीक है, फिर मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना, ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर अभी मैं छुट्टी कर रही हूँ, ठीक है, काफी टाइम हो चुका है, 11:30 होने वाला है, ओके ओके। मैम। तो जितना हमने पढ़ा है शाम को उसी का यूज देखना है आपको, पीएच पढ़ना है और उसके यूज देखना है, जैसे आपको बताया कि अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी, अल्फा इज इक्वल टू के बी बाई सी, इन सब का यूज देखना है आपको, शाम को बताऊं, ठीक है। छुट्टी करें फिर।